हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए एमपी पुलिस मॉडल सेट पेपर 26, जिसमें जीए, जीकेएस और साइंस के क्वेश्चंस हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर क्या है? पूछा गया है आपको चार ऑप्शन देकर, इनमें से क्या चौथे एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फेई फेई। फेई फेई चौथे एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर है और फेई फेई एक उड़ने वाला पक्षी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पचमढ़ी हिल स्टेशन। पचमढ़ी हिल स्टेशन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? पूछा गया आपसे ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाराजा सूरजसेन ने। ग्वालियर के किले का निर्माण महाराजा सूरजसेन ने करवाया था और ग्वालियर को सिंधिया राजवंश की राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मुक्तागिरी जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे मुक्तागिरी जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बैतूल जिले में। मुक्तागिरी जैन मंदिर बैतूल जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर सांगपो के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर सांगपो के नाम से जानी जाती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से हुआ है। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? चार ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरावली। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह है गुरु शिखर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, बंगाल की खाड़ी में कौन सा जल समूह अंडमान द्वीपों और निकोबार द्वीपों को अलग करता है? आपसे पूछा गया है बंगाल की खाड़ी में कौन सा जल समूह अंडमान द्वीपों और निकोबार द्वीपों को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान द्वीपों और निकोबार द्वीपों को अलग करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पूछा गया आपसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। चार ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्कृष्ट खेल कोचों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट खेल कोचों अर्थात प्रशिक्षकों को दिया जाता है और वर्ष 2020 में कुल 13 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया निम्न में से कौन सा है? पूछा गया आपसे फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राइजोबियम। फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया है राइजोबियम। राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, पटना का सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? पूछा गया आपसे पटना का सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना का सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और अभी तक राष्ट्रपति के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हैजा। हैजा बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है, यह जीवाणु के कारण होने वाली एक बीमारी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? पूछा गया आपसे 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आरबीआई के गवर्नर के। 50 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और वर्तमान में भारत अर्थात आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। कर्मा नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस क्षेत्र में मुख्यतः कर्मा नृत्य प्रचलित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मंडला क्षेत्र में। कर्मा नृत्य मुख्यतः मंडला क्षेत्र में प्रचलित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? आपसे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, झाबुआ। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है झाबुआ और देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में ही स्थापित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। निम्न में से किसे तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से किसे तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मलाजखंड। मलाजखंड को तांबा नगरी भी कहा जाता है और इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। अगरगांव होशंगाबाद किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा गया है होशंगाबाद जिले का अगरगांव किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टंगस्टन। होशंगाबाद जिले का अगरगांव टंगस्टन खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा देश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पूछा गया आपसे देश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ। देश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है और कोयला उत्पादन में वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है और इसने झारखंड राज्य को पीछे छोड़ा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जमशेदपुर में। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? आपसे पूछा गया 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका एवं कनाडा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका एवं कनाडा देशों के बीच स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा देश की पूजा ही राम की पूजा है नारा किसने दिया था? पूछा गया आपसे देश की पूजा ही राम की पूजा है यह नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मदन लाल ढींगरा ने। देश की पूजा ही राम की पूजा है यह नारा मदन लाल ढींगरा के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? पूछा गया आपसे नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विद्या देवी भंडारी। नेपाल के राष्ट्रपति जो हैं एक महिला हैं और वह हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की मुद्रा है रुपया। तो यहाँ आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था तो यह है विद्या देवी भंडारी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आपसे पूछा गया है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पूछा गया आपसे आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं अनूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, पहली है अमरावती, दूसरी है विशाखापत्तनम, तीसरी है कुर्नूल। और आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एमपी जेल प्रहरी एग्जाम 2018, 2020, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2019, ग्रुप डी परीक्षा 2018, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित हैं। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि की जो विधि होती है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से खून का वह महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो स्पंदन में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स खून के स्पंदन अर्थात रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा गया है जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तंत्रिका तंत्र। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिप्लब कुमार देब। बिप्लब कुमार देब त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बैस। तो यहाँ आपसे मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछा गया है तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। वर्ष 2019 का 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। पूछा गया आपसे वर्ष 2019 का 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नासिरा शर्मा को। वर्ष 2019 का 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा जी को दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। फानी तूफान ने किस राज्य को प्रभावित किया था। पूछा गया आपसे फानी तूफान ने किस राज्य को प्रभावित किया था। 4 ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओडिशा। फानी तूफान ने ओडिशा राज्य में काफ़ी तबाही मचाई थी और यह एक चक्रवाती तूफान था। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर, ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज़ रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्विज़ है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। आपसे पूछा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, यह आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।